वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ में इसमें आपको इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और ज्योग्राफी के भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। HPBED एंट्रेंस एग्जाम में इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से आपको। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना दी हुई है सभी सब्जेक्ट्स की HPBED एंट्रेंस के रिगार्डिंग, चाहे वे इंडियन जीके की हो, चाहे HPGK की हो, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को, कमीशन एंड कमेटीज़ की हो, हिंदी की हो, या मैथ्स एंड रीजनिंग की हो, या साइंस की हो। इन सभी सब्जेक्ट्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, बना दी है। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, पंचायती राज शामिल है? तो देखिए, पंचायती राज किस में शामिल है? तो पंचायती राज जो है ये है आपका राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 3 प्रकार की सूचियां होती है, बड़ी बार डिस्कस करता रहता हूं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, 3 प्रकार की सूचियां होती है। वो ये 3 सूचियां जो वो अनुसूची 7 में आती है, कंफ्यूज नहीं करना है। 3 सूचियां होती है। कौन कौन सी? एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। अंग्रेजी में बोलूँ इनको तो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, और थर्ड होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं जो कि किसके अंदर में आती है? संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर में आती है। और संविधान में कितनी 7वीं अनुसूची के अंदर में आती है और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अंग्रेजी में अनुसूचियों को शेड्यूल कहते हैं। कितनी शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। इनको ध्यान में रखना है। 7वीं अनुसूची के अंदर ये तीनों सूचियां आती है। तो पंचायती राज जो है वो किस में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। देखिए, पंचायत की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी के अंडर में होगी। अगर मैं बात करूं पंचायती राज से और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, एक इनका आता है कि 73rd अमेंडमेंट किससे संबंधित है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। माफी चाहूंगा यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। और कब आया था ये? 1992 में। इसके तहत क्या किया गया था? जो है पंचायतों को जो है आर्टिकल 243 में जो है ऐड किया गया था और जो है 11वीं अनुसूची लाई गई थी। 11वीं अनुसूची लाई गई थी। और अच्छा, पिछली वीडियो का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहूंगा जिसमें यह पूछा गया था कि इनमें से किस में जो है किसके चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। तो मैंने बताया था कि जो लोकल बॉडीज होती है, जैसे पंचायत के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। इसे कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, मतलब राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ना कि भारतीय चुनाव आयोग। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, नोट रखेंगे। लोकल बॉडीज उसका आंसर था। आप लोगों को अगर ध्यान में आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये राज्य सूची में जो पंचायती राज डाला गया है इसको जो है स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। मतलब कि 243 जो है, आर्टिकल 243 मैंने जो आप लोगों से अभी डिस्कस किया, कौन सा? आर्टिकल 243 पंचायती राज से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थानीय स्वशासन की शक्ति देता है ये आर्टिकल 243, मतलब पंचायती राज से संबंधित है। और पेपर में आकर प्रश्न इस प्रकार से बने कि स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको नोट रखिएगा। और 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित 1992 में आया था। अच्छा, एक और है 74th, भी याद कर लीजिएगा क्योंकि सिमिलर ही है और रिलेटेड है। 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है और ये भी कब आया हुआ है? 1992 में ही आया हुआ है। इसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को जो है शक्तियां दी गई है और 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी। 74th जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, कब किया गया था? 1992 में ही किया गया था ये भी। मतलब 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो है 1992 में ही किए गए हैं। और 73rd अमेंडमेंट जो है ये रिलेटेड है पंचायती राज से, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं की शक्तियों से। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। काफी कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया आप लोगों से। और भी महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं तो जैसे कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो दल बदल कानून से संबंधित है। और मैंने दल बदल कानून के बारे में भी पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन, याद आ रहा होगा आप लोगों को, किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार कानून से। मैंने बताया था केशवानंद भारती केस 1973, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस वीडियो में मैंने बता दिया। आप लोग अगर नहीं देखी है तो जाकर चेक कर सकते हैं। और 8वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है? भारत की 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। और अगर मैं बात करूँ 6ठी अनुसूची की, तो 6ठी अनुसूची में कुछ एक स्पेशल स्टेट्स है जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 जो स्टेट है ये 6ठी अनुसूची में है। अगर मैं बात करूँ 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची में SC ST से जो रिलेटेड
अनुसूची है ये, इसको भी आप लोग नोट रखेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैंने स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें बताया है, लॉर्ड रिपन को। ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का मतलब भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया, जैसे पंचायती राज में पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, वो स्थानीय स्वशासन ही कहलाता है, जहां पर आप लोगों को कृषि या पशुपालन वगैरह जो होता है वो उसकी आज़ादी होती है। अच्छा, पंचायती राज से एक और आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। पंचायती राज से 3 क्वेश्चन जो हो गया है, एक हो गया आपका कि 243 पंचायती राज से संबंधित है, और जो 11वीं अनुसूची है वो भी पंचायती राज से संबंधित है। एक और आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 भी किससे संबंधित है, पंचायती राज से। आर्टिकल 40 में ये बोला गया है कि राज्य जो वो ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, मतलब गठन करने में मदद करेगा, पंचायत बनाने में। तो आर्टिकल 40 ये बोलता है, इसको भी ध्यान में रखना है, पेपर में बनता प्रश्न इस प्रकार से आता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, इस प्रकार से। तो उम्मीद है यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया आप लोगों से, और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा हम अटॉर्नी जनरल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है, महान्यायवादी किसको कहते हैं। देखिए, महान्यायवादी जो होता है वो सर्वप्रथम भारत सरकार का क्या होता है, विधि अधिकारी होती है, मतलब विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी मतलब लॉ जो ऑफिसर होता है, पहला। अच्छा, इसके बारे में बता दूं, जैसे भारत सरकार के कोई भी केसेस होते हैं वो सब ये मतलब जो महान्यायवादी होता है ये लड़ता है। जैसे कि एक प्रकार से ये भारत सरकार का क्या होता है, वकील होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूं मैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि वर्तमान में जो है भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। तो के वेणुगोपाल, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने, के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है, मतलब महान्यायवादी है, मतलब कि भारत सरकार के वकील है, अगर साधारण शब्दों में आप लोग समझना चाहते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल से ना एक आर्टिकल भी पूछा जाता है पेपर में कि महान्यायवादी जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो ये आता है आपका 76 आर्टिकल। ये जितने भी आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ इनको नोट करते रहिएगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अच्छा, मैं बात करूँ, अगर एक और होता है CAG, इसको कैग बोलते हैं हम, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। हिंदी में इसको कहा जाता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, ये जो है कैग, इसको हम साधारण शब्दों में बोलते हैं, और ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आपका 148 से लेकर 151 तक जो कैग से रिलेटेड आर्टिकल्स है, ये ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 148 ए पेपर में पूछा भी जाता है। वर्तमान में अगर बात करूं कैग की, वर्तमान का कैग कौन है, कंट्रोलर अटॉर्नी ऑडिटर जनरल कौन से है, जिसको महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, तो ये है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वर्तमान में भारत का क्या है, कैग है, महालेखा परीक्षक। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैग का काम क्या होता है। कैग का काम होता है ऑडिट करना। देखिए, कोई स्कीम चलाई सरकार ने या कुछ भी कहीं इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं हम कहीं सरकार ने एक सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया, वहाँ के लिए बहुत सारा फंड दे दिया, बहुत सारा पैसा दे दिया, तो कैग जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है, वो जाता है उसकी समीक्षा करता है, देखते हैं कि हाँ इस बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गया था या इस स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गया था, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ भी है कि नहीं। तो इसकी जो रिपोर्ट जो बनाता है कैग है, और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कैग का क्या कार्य है। और जो कैग से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो कैग होता है बात का, उसका जो है टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 6 वर्षों का एक और बताया था मैंने, जो भारत सरकार में होता है जिसका टेन्योर जो होता है, कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। ध्यान कोशिश कीजिए रिमेंबर करने की, रिकॉल करने की, कौन बताया था मैंने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताया था मैंने। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका टेन्योर भी 6 वर्षों का ही होता है। 6 वर्षों तक ये क्या रहेंगे, कैग रहेंगे और चुनाव आयुक्त रहेंगे। राजीव कुमार मैंने नाम बताया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। कैग का नाम बता दिया मैंने, गिरीश चंद्र मुर्मू, और अटॉर्नी जनरल का नाम बता दिया मैंने, के वेणुगोपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आप लोग ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? सबसे छोटा ग्रह काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन हम इसमें जो है थोड़े डीप कंसेप्ट स्टडी करेंगे। ऑप्शन ए बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के नजदीक भी बुध ही है। देखिए, अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी शुक्र की,
तो शुक्र वीनस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वीनस। और शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि पृथ्वी की बहन इनमें से किस प्लेनेट को कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन में आ जाएंगे आपको, मंगल को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, बुध को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और मंगल ग्रह जो है ऑप्शन सी, इसमें से क्या प्रश्न बनता है कि मंगल ग्रह जो है इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मार्स को लाल ग्रह के नाम से। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और मैं अगर बात करूं बुध और शुक्र की, इनके कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट से बोलने का मतलब इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार के इसके चांद नहीं है, मतलब उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दोनों के ही नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस एंड फोबोस, और दोनों ही सौर सिस्टम के, पूरे सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह है। मंगल के उपग्रह की बात कर रहा हूँ, मंगल के चांद की बात कर रहा हूँ। उपग्रह का मतलब होता है, नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है चांद। जैसे हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, नेचुरल सैटेलाइट चांद। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट से। तो इनर प्लैनेट वो होते हैं जो सूर्य के नज़दीक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो 4 प्लैनेट जो है वो सूर्य के नज़दीक है, पहले के 4, और बाद के 4 जो है वो सूर्य से दूर है, तो उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। तो देखिए 4 कौन कौन से सूर्य के नज़दीक। सबसे पहले कौन आता है, बुध ग्रह आता है। फिर कौन आता है, शुक्र ग्रह आता है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा है हमारा, अर्थ है। फिर मंगल है। तो ये 4 जो है ये इनर प्लैनेट हो गए। इसके बाद के जो भी ग्रह है वो आउटर प्लैनेट है, मतलब बाह्य ग्रह कहा जाता है इनको। जैसे कि इसके बाद कौन आता है, मंगल के बाद और कौन आता है, जो आउटर प्लैनेट की अब मैं बात कर रहा हूँ। ये चारों जो है क्या है, इनर प्लैनेट्स है। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, और यूरेनस हो गया, और नेपच्यून हो गया। ये 4 ग्रह जो है आउटर प्लैनेट है। टोटल 8 प्लैनेट है। और प्लूटो जो है अभी वर्तमान में जो है प्लैनेट के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब बौना ग्रह है। इसको अभी कंसीडर नहीं किया गया है, ग्रह की श्रेणी में नहीं लाया गया है। इसे हटा दिया गया था, पहले लाया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। आप लोगों ने इतना ही ध्यान रखना है। उम्मीद आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेट स्ट्रीम पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जेट स्ट्रीम, तो ये पाई जाती है आपकी ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जेट स्ट्रीम क्या होती है। तो जेट स्ट्रीम यार, जैसे मतलब हमारी प्लैनेट, मतलब हमारा अर्थ जो है ये घूमता रहता है, वेस्ट टू ईस्ट की पोजीशन में घूमता रहता है। ये प्रश्न भी आता है, कहाँ से कहाँ को घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट जो हमारी पृथ्वी की रोटेशन है। तो अपने अक्ष पर ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता रहता है इस प्रकार से। तो क्या होता है कि जो हवाएं होती है, जेट स्ट्रीम का मतलब है कि हवाएं हैं, तो हवाएं भी जो अर्थ के साथ में ऐसे ऐसे राउंड घूमती रहती है। तो जो जेट स्ट्रीम होती है ये दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही जो है रोटेट करती रहती है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है। तो इसका जो सही आंसर था, जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इन जो यहाँ पर लेयर्स बताई गई है, एटमोस्फेयर लेयर, इनमें जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि कौन सी लेयर में कौन सी एक्टिविटी होती है। जैसे क्षोभ मंडल में बारिश होती है, बादल होते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं वगैरह। और पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि इनमें से कौन सी वायुमंडलीय लेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को कि क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में। तो किस में उड़ते हैं, तो ये उड़ते हैं आपके क्षोभ मंडल में। ये ध्यान रखना है। बारिश कहाँ होती है, बारिश जो बनती है वो भी क्षोभ मंडल में ही बनती है, वायुमंडल की परतें हैं ये। अगर मैं बात करूं समताप मंडल की, स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी एक्टिविटी होती है, ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है, ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है इसको। समताप मंडल की बात करो, पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि ओजोन लेयर इनमें से कौन से जो है पृथ्वी की वायुमंडल परत में पाई जाती है। तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो किस में पाई जाती है, समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, जिसको मीजोस्फेयर कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर कहते हैं, इसको हम आयन मंडल कहते हैं हिंदी में। आयन मंडल में चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आपकी एक्सोस्फेयर, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिसको क्या कहते हैं हम, बहिर्य मंडल कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी अपसादी शैल नहीं है। देखिए नहीं है पूछी जा रही है, तो चूना पत्थर होगी, लाइमस्टोन जो है, और सैंडस्टोन जो है, बालूकाशम, या फिर स्लेट जो है, स्लेटी पत्थर जो है, ये सारी जो है कौन सी है आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी शैल है। और जो बेसाल्ट है, ऑप्शन ए है, ये आपकी अग्नि चट्टान होती है, इसलिए इसका आंसर
ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नहीं है। बाकी सब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये तीनों ही ध्यान रखना है। और जो बेसाल्ट सॉल्ट जो रॉक होती है, ये कौन सी होती है? आपकी अग्नेय चट्टान होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अग्नेय चट्टानें कौन होती है और अवसादी चट्टानें कौन सी होती है? तो 3 प्रकार की चट्टानें होती है। कौन कौन सी? अग्नेय चट्टान जिन्हें इग्नियस रॉक कहा जाता है, दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक जिन्हें कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स वो होती है जो मैग्मा, जो लावा होता है उससे, लावा जब निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बन जाती है? आपकी अग्नि चट्टानें बन जाती है। जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये किसके एग्जांपल्स है? इग्नियस रॉक के, अग्नि चट्टानों के। अगर बात करूं मैं अवसादी की, जो यहाँ पर बोला गया है सेडिमेंट्री की, सेडिमेंट्री वो होते हैं जो अवसाद, जो मिट्टी और पत्थर जो है एक साथ कहीं जमा होते रहते हैं एक जगह पे, और या जो नदियां भी अवसाद लेके आती, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है, तो उसके प्रेशर से जो है वो क्या बन जाती है? चट्टानें बन जाती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? आपका अवसादी शैल कहा जाता है। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बालू कशम हो गया, स्लेट हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स के। अगर मैं बात करूं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है कायांतरित रॉक्स। जब एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर आ जाती है और बहुत वेट जब उस पर आ जाता है दूसरी चट्टान के ऊपर, तो वो वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर में जो है चट्टानें बन जाती है। पेपर में प्रश्न बनता है इस प्रकार के उच्च दाब और उच्च ऊष्मा और उच्च तापमान में कौन सी चट्टानें बनती है? तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि अग्नि चट्टानें बनती है, अवसादी चट्टानें बनती है, या फिर मेटामॉर्फिक चट्टानें बनती है उससे। तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर से कौन सी चट्टानें बनती है? आपकी मेटामॉर्फिक, कायांतरित। जैसे कि संगमरमर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक जो आपकी चट्टानें होते हैं इनके एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, मालदीव, श्रीलंका या सुमात्रा? आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सोचने का प्रयास कीजिए कि कौन सा इसका सही आंसर है। अगर मैं बताऊं तो इसका जो सही आंसर है वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की बात की जा रही है, तो इंडियन ओशियन का जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है, द्वीप वो होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। पृथ्वी का छोटा सा भाग जमीन का जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? हम आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो नोट रखना है इसको भी, कौन सा है? मेडागास्कर का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है भारत में? तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस है ये सही नहीं है। भारत का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो है कुंचिकल। इसको ध्यान में रखना आप लोगों ने। कौन सा? कुंचिकल। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं, कुंचिकल, इसको नोट रखेंगे। कहाँ है, कौन से राज्य में है भारत के? कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो कहाँ है? ये आपका कर्नाटका में। और कौन सी नदी पर है? ये वराही नदी पर है कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और कितना ऊंचा? ये 455 मीटर इसकी हाइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट रखिएगा। और अगर मैं बात करूं जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो जो जोग जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने कुंचिकल आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। जोग जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य में ही है और शरावती नदी पर है, और इसकी हाइट जो है 253, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर 253 मीटर जो है इसकी हाइट है। 253 मीटर हाइट है किसकी? जोग जलप्रपात की। और कौन सी नदी पर बताया मैंने? ये शरावती नदी पर है। अगर मैं बात करूं कोर्टल के, और ऑप्शन सी में जो है कोर्टालम और डी में है होगेनाकल, ये जो दो वाटरफॉल है दोनों ही तमिलनाडु में है। अगर मैं बात करूं शिव सुंदरम की, तो ये कावेरी नदी पर है कर्नाटका में। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है भारत की? तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश, जो है सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। इसको आप लोगों ने नोट रखना है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और सीएम पूछा जाए तो पेमा खांडू जी है, ये भी नोट रखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूँ मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नागालैंड की क्या है राजधानी? कोहिमा। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसको भी आप लोग नोट रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। कौन से राज्य में है? असम में है, असम में है। अच्छा, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बार बार पूछा जाता है, और क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है काफ़ी फेमस है। एक सींग वाले गैंडे जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, विलुप्त होने की कगार पर, तो इनको जो है इसीलिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, यहाँ संरक्षित करके रखा गया है इनको। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संबंध रखता है। अर्थशास्त्र बुक जो है कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। पेपर में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। कौटिल्य किन्हें कहा जाता था? चाणक्य जी को कहा जाता था। तो ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किससे रिलेटेड? देखिए, नाम इसका अर्थशास्त्र है, जिसको हम हिंदी में आजकल जो अनुवाद करते हैं इकोनॉमिक्स कह देते हैं अर्थशास्त्र को, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र बुक है ये इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि राजकीय शासन से रिलेटेड है। पॉलिटिकल राइजन से जो है ये रिलेटेड है, राजकीय शासन से। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, पेपर में पूछी जाती है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि चाणक्य का नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? कौटिल्य भी चाणक्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चाणक्य का नाम सुनकर आपको याद आ रहा होगा, चाणक्य जो है मौर्य वंश के लिए जो एक काम करते हैं, और मौर्य वंश का जो है नींव रखने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एज ए राजा लेकर आते हैं, उन्हें राजा बनाते हैं। और आप लोगों को पता चल गया होगा, तो कौटिल्य और चाणक्य या कौटिल्य एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजकीय शासन से। तो इसको अपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी, कब आई थी? ये 1991 में आई हुई है। और पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि जब नई आर्थिक नीति आई थी तो उस समय किसकी सरकार थी? तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की थी, इंदिरा गांधी जी की थी, राजीव गांधी की थी, या फिर पीवी नरसिम्हा राव की थी। तो पीवी नरसिम्हा राव की थी जब नई आर्थिक नीति आई थी। और उस समय जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जो फॉर्मर प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय जो है नई आर्थिक नीति आई थी। नई आर्थिक नीति क्या थी? एलपीजी। एलपीजी क्या है आप लोग सोच रहे होंगे? एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी से क्या है? ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बताऊं तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसको कहते हैं। इसमें जो है ओपन इकोनॉमी कर दी गई थी भारत देश की, आयात निर्यात किया जा सकता था, कंपनीज एस्टेब्लिश किया जा सकती थी, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो देश में। तो उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएमएफ का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में जो है आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ? अमेरिका में। और ये कब फॉर्म हुआ था आईएमएफ की अगर मैं बात करूँ? 1944 में जो है ये फॉर्म हुआ था, बना था। ये सस्टेनेबल ग्रोथ पर काम करता है और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में काम करता है, या देश को लोन वगैरह देना या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ करवाना, तो उसमें जो है हेल्प करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये काम करता है। अगर मैं बात करूं 1944 की, तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, दोनों साथ में ही बने थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, दोनों ही 1944 में बने हुए हैं। और पेपर में प्रश्न बने कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी वाशिंगटन डीसी में ही है। और पेपर में प्रश्न आए कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय वंगा जी जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। हाल ही में बने हैं, रिसेंटली, पूछा तो शायद नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एडिशनल जानकारी अच्छी रहती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।